तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट कोडिंग। तो भाई साहब, आज की इस वीडियो के अंदर हम कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर देखने वाले हैं। अब ये कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर मैंने आपको कल ही पढ़ा दिया है, मगर एक छोटी सी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आज की वीडियो जब आप देखना ना, तो हो सकता है ये कॉन्सेप्ट जो है आपको इतने इजीली ना समझ में आए, क्योंकि कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर बहुत ईजी लगता है सुनने में, लेकिन जब हम शैलो कॉपी डीप कॉपी की बात करते हैं तो वो क्वेश्चंस प्रॉपर इंटरव्यू में आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है, कोडिंग राउंड्स में आपसे पूछे जाएंगे और तब आपसे नहीं बनेगा। वो थोड़ी सी टफ टॉपिक है, क्योंकि वहाँ स्टैटिक और डायनेमिक मेमोरी की बात होती है। मैंने उसे अपने एंड से बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है। अगर आप पेशेंटली उसको देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। पहली बार में ना समझ में आए तो पैनिक मत करना, एक दो बार उसको और देखना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्टली अब वीडियो पे जंप करते हैं। तो चलिए भैया, इस क्लास से पहले मैंने आपको बेसिक्स वाली क्लास दे दी थी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, तो पहले भैया आप वो वाली क्लास देख लीजिएगा, उसके बाद ही आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। डायरेक्टली करते हैं कि भैया कंस्ट्रक्टर एक्चुअली होता क्या है। अगर मैं बात करूं कंस्ट्रक्टर की, तो कंस्ट्रक्टर भैया आपका एक फंक्शन ही होता है। तो क्या भैया कंस्ट्रक्टर को ऐसे बनाते हैं, अच्छा मान लीजिए उस फंक्शन का नाम, कंस्ट्रक्टर फंक्शन का नाम हो गया कंस्ट्रक्टर, और ऐसे पैरामीटर्स उसके यहां डालते हैं, ये पैरामीटर्स हो गया, और ऐसे करली ब्रैकेट्स। क्या ये नॉर्मल फंक्शन जैसे बनाते हैं वैसे ही कंस्ट्रक्टर बनाते हैं क्या? हाँ जी भैया, वैसे ही कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। तो भैया कंस्ट्रक्टर और नॉर्मल फंक्शन में डिफरेंस क्या होता है? आप एक चीज समझिए कि मान लीजिए मैंने एक प्रोडक्ट नाम की क्लास बनाई, बिल्कुल भैया, मैंने एक प्रोडक्ट नाम की क्लास बनाई, और इस क्लास के अंदर मैंने कुछ कोड लिखा, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया, इस प्रोडक्ट क्लास का मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया आईफोन। क्या बनाया भैया? हमारा लेट्स सपोज प्रोडक्ट है आईफोन, ठीक है भैया। तो इंटरनली जैसे ही आपने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, तो ये कौन सा फंक्शन है जो इस ऑब्जेक्ट को भैया क्रिएट कर रहा है, एक मेमोरी असाइन कर रहा है? ये इंटरनली होता है भैया आपका कंस्ट्रक्टर फंक्शन। क्या होता है बेटा? ये आपका होता है कंस्ट्रक्टर फंक्शन। ये कंस्ट्रक्टर की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी है यार, एक सेकंड रुको। ये होता है आपका भैया कंस्ट्रक्टर फंक्शन। क्या होता है भैया? कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता है। तो कहने का मतलब क्या है, जब भी आप एक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट इंटरनली किस फंक्शन के माध्यम से क्रिएट होता है? तो भैया वो फंक्शन होता है एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन। अब आपका जो कंपाइलर होता है, जो C++ होता है, उसका एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है जो कि इस ऑब्जेक्ट को मेमोरी असाइन करने का काम होता है। ये इसका प्राइमरी काम हो गया। बाकी आप खुद के भी क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर फंक्शन डिफाइन कर पाते हैं। तो भैया कंस्ट्रक्टर फंक्शन जब हम खुद से बनाएंगे तो उसे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि भैया कौन सा कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, कौन सा नॉर्मल फंक्शन है? तो मेरी बात आप समझिए कि लेट अस सपोज यहां पर प्रोडक्ट नाम की क्लास है, और मैं चाहता हूं लेट अस सपोज मैं कुछ नहीं चाहता हूं भैया, प्रोडक्ट नाम की क्लास है, मुझे इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाना है। तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो भी होगा उसका नाम सेम टू सेम होगा क्लास के नाम जैसे। तो भैया यहां मैं लिख दूं प्रोडक्ट, बिल्कुल भैया। यहां पर मैंने लगाया ब्रैकेट्स, और ये हमारा कंस्ट्रक्टर फंक्शन बन गया क्या? बिल्कुल भैया, ये आपका कंस्ट्रक्टर फंक्शन बन गया। एक सेकंड, यहां आपने कोई भी रिटर्न टाइप तो नहीं दिया, फिर ये फंक्शन कैसे बन गया? कंस्ट्रक्टर फंक्शन की यही खासियत है बेटा, कंस्ट्रक्टर फंक्शन को कोई भी रिटर्न टाइप नहीं देना पड़ता है। तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन जब आप खुद से बनाते हैं तो आपको 3-4 चीजें ध्यान देनी होती है। सबसे पहला कि इसका नाम जो है वो क्लास के नाम के ऊपर ही होता है, बिल्कुल भैया। दूसरी बात, इसका कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है, बिल्कुल भैया। तीसरी बात, इसको हम ओवरलोड कर सकते हैं। ये ओवरलोड कैसे करेंगे मैं आपको अभी वीडियो में आगे बताऊंगा, इसको अभी के लिए आप छोड़ दो, ठीक है भैया। और चौथी चीज, ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। तो बेसिकली जैसे समझिए, मान लीजिए मैंने यहां नॉर्मल फंक्शन बनाया, कोई फंक्शन मैंने नॉर्मल बनाया। अब इस फंक्शन को मुझे यहां डेटा टाइप भी देना पड़ेगा, बिल्कुल भैया। जब तक मैं इस फंक्शन को कॉल नहीं करूंगा तब तक ये फंक्शन नहीं चलेगा। लेकिन कंस्ट्रक्टर फंक्शन को आपको ऐसे बैठ के कॉल नहीं करना पड़ता है, बिल्कुल भैया। कंस्ट्रक्टर फंक्शन को आपको ऐसे बैठ के कॉल नहीं करना पड़ता है। कंस्ट्रक्टर फंक्शन डायरेक्टली कॉल हो जाता है जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? भैया यहां पे हमने क्लास के अंदर जो भी एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाया है, वो उसका काम जो है ऑटोमेटिकली वो फंक्शन कॉल हो जाएगा जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट बना। अब ये चीज जैसे ही मैं आपको अभी कराऊंगा, ये चीज समझ में आ जाएगी, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है भैया। तो अभी के लिए हम एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाते हैं। कंस्ट्रक्टर फंक्शन सिंपली क्या करेगा कि लेट अस सपोज हम चाहते हैं कि जब भी एक नया प्रोडक्ट बने, क्योंकि हम भैया एप्पल की फैक्ट्री में जो है काम कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि जब भी एक नया प्रोडक्ट बने, चाहे वो आईफोन हो या फिर वो आईपैड हो या फिर वो मैकबुक हो, भैया जब भी एक नया प्रोडक्ट बने तो उसको कंपनी असाइन कर देना भैया एप्पल कंपनी आप उसको असाइन कर देना। तो भैया आप कहना ये चाहते हो कि जब भी आप प्रोडक्ट क्लास को यूज करके कोई भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसको क्रिएट होते ही
तुरंत कंपनी असाइन हो जानी चाहिए एप्पल, हम असाइन ना करें, अपने से हो जाए, अपने से हो जाए। तो ये काम कौन सा फंक्शन कर पाएगा? एक ऐसा फंक्शन कर पाएगा जो कि ऑब्जेक्ट के क्रिएट होने के तुरंत ही चले, बिना किसी कॉल के हम उस फंक्शन को कॉल ना करें, वो तुरंत ही अपना काम कर दे। तो ऐसा फंक्शन होता है कंस्ट्रक्टर फंक्शन। तो हम अपने कंस्ट्रक्टर फंक्शन को कह देंगे कि जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हो तुरंत उसकी कंपनी असाइन कर देना एप्पल। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? हाँ जी भैया, आधी अधूरी समझ में आई, 50-50 पर समझ में आई। जैसे ही आप इसका कोड लिख करके बताएंगे 100% हो जाएगा, 100% हो जाएगा। तो भैया हम अपना प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं। तो यहां बेसिकली हम आईओस्ट्रीम फाइल यूज करेंगे और स्ट्रिंग यूज करेंगे, तो स्ट्रिंग फाइल इंक्लूड कर लेते हैं बिल्कुल। और यहां हमने लिखा यूजिंग नहीं भैया, यूजिंग नेम स्पेस। अबे यार साला स्पेस लिखने में बार बार दिक्कत होती है यार, ऐसा क्या भैया, कोई गोली वोली रखे हो क्या? ठीक है चलिए, तो मेन फंक्शन के अंदर आपका जो ऑब्जेक्ट है बेटा वो क्रिएट होगा बिल्कुल। मेन फंक्शन में हम रिटर्न 0 लिख देते हैं बिल्कुल, और इसके ऊपर यहां पर हम अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। अब दूसरी बात, यहां पर भी अपना क्लास बना लेते हैं। तो हमने एक प्रोडक्ट नाम की क्लास बनाई, ठीक है भैया, एप्पल की फैक्ट्री में काम करते हैं तो सारे प्रोडक्ट एप्पल के होंगे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रोडक्ट नाम की एक क्लास बनाई और क्लास को एंड करना पड़ता है हमें इस अपने सेमीकोलन से, ठीक है भैया, ठीक है। हमने कहा सारी चीजों को पब्लिक कर दीजिए, ठीक है। पब्लिक करने के बाद आप सिंपली क्या करिए, एक स्ट्रिंग बनाइए कंपनी नाम की, ठीक है। तो बेसिकली प्रोडक्ट क्लास के अंदर हमने एक पैरामीटर, एक वेरिएबल बना दिया कंपनी नाम का, कि इसकी जो कंपनी है वो हमें बाद में सेट करनी होगी। तो जो भी प्रोडक्ट आप बनाएंगे उसकी क्या कंपनी है वो सेट करनी पड़ेगी, ठीक है भैया, ठीक है। अब हम यहां पर क्या करेंगे बेटा, हम एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाएंगे, जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन ऑब्जेक्ट के क्रिएट होते ही तुरंत उसको कंपनी माने कि एप्पल असाइन कर देगा। तो प्रोडक्ट को तुरंत एप्पल कंपनी के हवाले कर देगा, बिल्कुल भैया। तो यहां पर मैंने आपको कहा था कि ये फंक्शन जो है, ये जो फंक्शन है ये भैया आपके क्लास के नाम पर ही होता है, बिल्कुल। इसे कोई भी रिटर्न टाइप नहीं देते हैं, बिल्कुल। और इस फंक्शन को हम डायरेक्टली इस तरीके से बना सकते हैं। तो क्या ये एक फंक्शन हो गया? बिल्कुल भैया। अब नॉर्मल फंक्शन में क्या होता है, यहां पर कुछ रिटर्न टाइप होता था, इंट, वॉइड, कुछ भी, और इसका जो नाम होता था वो क्लास के नाम के बराबर ही हो सकता था, क्लास के नाम के अलावा भी हो सकता था, ठीक है भैया। अब इस फंक्शन को मैंने क्या कहा, मैंने कहा फंक्शन भैया आप एक काम करना, कंपनी को एप्पल असाइन कर देना। मैं कहता हूं कि आप कंपनी को एप्पल असाइन कर देना, ठीक है भैया, बिल्कुल। अब यहां पर मैंने मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, प्रोडक्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, आईफोन। क्या क्रिएट किया भैया? आपने एक प्रोडक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया आईफोन, तो हमारा आईफोन एक प्रोडक्ट हो गया। अगर मैं आईफोन से पूछता हूं, क्या मैंने अभी आईफोन को कहा, क्या मैंने ऐसा लिखा कि आईफोन डॉट कंपनी, अबे कंपनी की स्पेलिंग इज इक्वल टू एप्पल, क्या मैंने ऐसा लिखा? नहीं लिखा। फिर भी नहीं लिखा ना। फिर भी अगर मैं इससे पूछूंगा कि सी आउट करा दो आईफोन की कंपनी बता दो, तो यह हमें पता है क्या बताएगा? बेटा ये हमें बताएगा कि आईफोन की कंपनी है एप्पल। क्या है भैया? आईफोन की कंपनी है एप्पल। तो बेसिकली जैसे ही आपने प्रोडक्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट होते ही ऑटोमेटिक ये फंक्शन चल गया। नॉर्मल फंक्शन को आपको ऐसे बैठ के कॉल करना पड़ता। मान लीजिए नॉर्मल फंक्शन होता तो इसको ऐसे बैठ के कॉल करते ना, जब तक बेटा इसे कॉल नहीं करते तब तक वो नहीं चलता। लेकिन कंस्ट्रक्टर फंक्शन की खास बात यह है कि आपने जैसे ही ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया वैसे ही ये कॉल हो जाता है और अपने अंदर का कोड एग्जीक्यूट हो जाता है। तो भैया जैसे ही हमने एक प्रोडक्ट क्लास का आपका आईफोन जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, वैसे ही आईफोन की कंपनी एप्पल असाइन हो गई। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? तो फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। कंस्ट्रक्टर फंक्शन इज अ फंक्शन जो कि भैया बिना किसी रिटर्न टाइप के होता है, क्लास के नाम पर होता है और ऑटोमेटिकली चल जाता है जब आपका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। ठीक है भैया, तो यहां पर ओवरलोडेड वाली चीज मैं आपको थोड़ी देर में समझा दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। तो ये जो सामने आपने कंस्ट्रक्टर देखा, ये आपका एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर था बेटा। ये क्या था? एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर था। ठीक है भैया। अब
तो भैया एक ऐसा कंस्ट्रक्टर फंक्शन जिसके अंदर हम कोई भी पैरामीटर पास नहीं करते हैं। क्या हमने वहां पर कोई भी पैरामीटर पास किया है? नहीं पास किया है। तो एक ऐसा कंस्ट्रक्टर फंक्शन जिसके अंदर कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया गया, इसे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहा जाता है। तो क्या भैया इसको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहेंगे? बिल्कुल भैया, इसको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहेंगे। भैया अगर इसके अंदर हमने यहां मान लीजिए हमने इंट ए नाम का एक पैरामीटर पास कर दिया होता, तो अब ये कंस्ट्रक्टर एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बन जाता। तो कंस्ट्रक्टर के दो टाइप्स होते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और एक होता है बेटा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। क्या होता है बेटा? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो एक ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसको हमने कोई भी आर्ग्यूमेंट, कोई भी पैरामीटर पास किया है, उसे हम कहते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो उसकी भी एक डेफिनेशन देख लेते हैं। लेट अस सपोज हम चाहते हैं कि जैसे ही एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो, हम उसे वैल्यू पास कर दें कि आईफोन जो है वो कौन सा वेरिएंट है, आईफोन 15 है, आईफोन 16 है, 17 है। ठीक है भैया। तो मैं चाहता हूं कि यहां पर जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूं तो ऑब्जेक्ट के बगल में मैं उसका वेरिएंट लिख पाऊं कि आईफोन 17 है, आईफोन 18 है या आईफोन 19 है। मैं यहां पर ऐसे लिख पाऊं, मतलब कि इस ऑब्जेक्ट को मैं एज अ फंक्शन यूज करके यहां पर पैरामीटर्स पास कर पाऊं। दिस इज पॉसिबल यूजिंग पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो आप यहां पर इंटीजर एक वेरिएबल बनाएंगे वेरिएंट नाम से कि आईफोन का वेरिएंट कौन सा है। बिल्कुल भैया, बिल्कुल। तो आईफोन का वेरिएंट क्योंकि 17, 18 ये सब इंटीजर वैल्यूज हैं, तो इंटीजर के अंदर स्टोर कर लेंगे। और हम चाहते हैं कि जैसे ही आईफोन हमारा बने, जैसे ही हमारा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो, तो हम क्या करें? यूजर से इनपुट लें। बोले भैया आपका वेरिएंट कौन सा है? तो वेरिएंट को हम यहां एज अ पैरामीटर पास करवा लेंगे वेर के अंदर, और हम बोल देंगे कि भैया ये जो ऑब्जेक्ट बना है इसका जो वेरिएंट है वो वेर के बराबर है। इसका जो वेरिएंट है बेटा वो वैर के बराबर है। तो अब यहां पर अगर हम लेट अस सपोज आईफोन 22, आईफोन 22 बना दिए हैं, वी आर इन फ्यूचर आईफोन 22 बना दिए हैं। तो क्या अब इस आईफोन का वेरिएंट 22 स्टोर हो चुका होगा। तो यहां अगर मैं पूछता हूं, अगर मैं एंडल लगा देता हूं और नेक्स्ट लाइन में पूछ लेता हूं कि भैया सी आउट करके बताना जरा कि आईफोन का वेरिएंट कौन सा है, तो क्या ये हमें 22 निकाल करके दे देगा? क्या ये हमें बता देगा कि आईफोन का वेरिएंट 22 है? तो बिल्कुल भैया, बिल्कुल ये बता देगा। तो यहां पर अब क्योंकि हमने यहां एक पैरामीटर पास कर दिया है इस प्रोडक्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर, तो अब ये बन चुका है एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो कोई भी कंस्ट्रक्टर के अंदर दो टाइप्स होते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है भैया। अब मैं आपको कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग इज नथिंग बट हम सिंपली क्या करते हैं कि क्योंकि भैया कंस्ट्रक्टर का नाम तो क्लास के नाम पे ही होता है। मान लीजिए प्रोडक्ट नाम की जो है कंस्ट्रक्टर है। मान लीजिए हमने क्या किया कि जैसे फंक्शन ओवरलोडिंग करते थे ना, तो सेम नाम का फंक्शन है लेकिन उसमें अलग अलग पैरामीटर्स हमने इनपुट में लिए, तो हम उसको बार बार डिफाइन कर देते थे। तो उसमें क्या हो जाता था कि सेम नाम का फंक्शन हमने बार बार बना दिया, 3-4 बार बना दिया, तो भैया वो एक फंक्शन ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट में आ जाता था। सेम चीज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के साथ होती है। तो मान लीजिए यहां पर मैं आपको एक फ्रेश एग्जांपल से जो है चीजें बताता हूं। तो यहां पर मान लीजिए हम क्या करते हैं, यहां पर बेटा मान लीजिए हम एक नई क्लास बनाते हैं। तो लेट्स सपोज भैया नई क्लास किस नाम से बना दें? नई क्लास भैया किस नाम से बना दें? हम एक सम नाम से जो है एक क्लास बना देते हैं। ठीक है, सम नाम से एक क्लास बना देते हैं और हम कहते हैं कि सम S1 ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कर देना। भैया ऑब्जेक्ट तो क्रिएट हो जाएगा, क्लास के अंदर तो आप कुछ लिखे ही नहीं है, फिर क्या ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होगा? ठीक है भैया, चलिए तो बेसिकली हम ये कहते हैं कि भैया आप जो है पैरामीटर्स ले लेना। इंट मान लो 3-4 पैरामीटर्स बोल दिए सी, तो बेसिकली सम के अंदर हमें ए बी सी, मान लीजिए जैसे हमें अगर एडिशन कराना है तो कभी हमें 2 नंबर्स का एडिशन कराना है, कभी हमें 3 नंबर्स का एडिशन कराना है। मान लीजिए कभी 4 नंबर्स का एडिशन कराने का मन हुआ तो 2, 3, 4 जितने भी नंबर्स हैं उन्हें हम निकाल करके और ए बी सी डी के अंदर स्टोर कर लेंगे। तो ए बी सी डी क्या है? नॉर्मल वेरिएबल्स हैं। बिल्कुल भैया, बिल्कुल। अब हम एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाते हैं सम नाम का। बिल्कुल भैया, सम नाम का एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाया और इसके अंदर मान लीजिए
इसके अंदर मान लीजिए यहाँ पर मैं इनके नाम थोड़ा चेंज करना चाहूँगा। मान लीजिए इसका नाम हमने रख दिया फर्स्ट, इसका नाम हमने रख दिया बेटा सेकेंड, ठीक है, इसका नाम हमने रख दिया भैया थर्ड, ठीक है भैया, इसका नाम हमने रख दिया फोर्थ, क्या रख दिया भैया फोर्थ रख दिया, ठीक है। और अब हम एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाएंगे जो कि सिंपली क्या करेगा, दो नंबर्स को इनपुट में लेगा, दो नंबर्स को इनपुट में लेगा और हमें सी आउट करा देगा a प्लस बी। क्या सी आउट करा देगा बेटा, a प्लस बी सी आउट करा देगा। तो क्या ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, बिल्कुल भैया एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। तो जैसे ही हम यहाँ s1 लिखते हैं तो यहां पर मैं कोई भी दो नंबर्स पास कर दूंगा भैया। कंस्ट्रक्टर फंक्शन को जब भी हम एक पैरामीटर पास करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट के डिक्लेरेशन के टाइम पे ही हो जाता है। मतलब जब हम ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं तो उसी के साथ हम इसके जो पैरामीटर्स हैं पास कर देंगे और ये पैरामीटर्स डायरेक्टली अपने कंस्ट्रक्टर फंक्शन के पास चले जाएंगे, ठीक है भैया। तो यहां से हमने 2 और 3 को पास किया, 2 गया a में, आपका 3 गया b में, और हमने यहां क्या किया, सी आउट करा दिया a प्लस बी। क्या सी आउट करा दिया बेटा, a प्लस बी सी आउट करा दिया। हालांकि हमको शायद इन सब वेरिएबल्स की इतनी जरूरत नहीं थी, तो चलिए भैया इन सब वेरिएबल्स को हटा देते हैं। अगर मैं इसे रन करता हूं तो क्या हमें यहां 5 मिल रहा है, बिल्कुल भैया बिल्कुल 2 और 3 को पास किया तो यहां हमारा कंस्ट्रक्टर फंक्शन बना जो सिंपली क्या करेगा, 5 को आउटपुट में देगा। मान लीजिए हमें एक और कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाना है जो कि 3 नंबर्स को ऐड करे। तो क्या भैया इसी फंक्शन के अंदर हम चीजें कर दें, नहीं, इसके लिए आप एक अलग कंस्ट्रक्टर फंक्शन बना सकते हैं, बिल्कुल भैया, जिसके अंदर आपने इंट a लिया, इंट b लिया और क्या लिया, इंट c लिया। तो भैया यहां हमने 3 चीजें पास करा दी, 3 नंबर्स पास करा दिए और यहां पर a प्लस बी प्लस सी हमें आउटपुट में मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, a प्लस बी प्लस सी हमें आउटपुट में मिलेगा। तो अब गौर से देखना बेटा, गौर से देखना। मान लीजिए एक और फंक्शन बना देते हैं, एक और भैया 3-4 फंक्शन बना दो। तो फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होती थी भैया, सेम नेम से मल्टीपल फंक्शंस बना दिए गए हैं, तो ये हो गई फंक्शन ओवरलोडिंग। तो सेम नेम से अगर मैं मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स बना देता हूं तो वो हो जाएगा बेटा कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। मान लीजिए मुझे 4 नंबर्स अगर मुझे प्लस कराने होते तो मैं क्या करता भैया, यहां 4 नंबर्स को इनपुट में ले लेता। कितने नंबर्स को ले लेता बेटा, 4 नंबर्स को इनपुट में ले लेता और मैं सी आउट करा देता a प्लस बी नहीं भैया b, ठीक है भैया, प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है भैया, ठीक है। तो यहां पर हमने 3 कंस्ट्रक्टर फंक्शन बना दिए हैं विद द सेम नेम। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ऐसी ओवरलोडिंग मतलब ऐसी कंडीशन जहां पे हमने फंक्शन को, सेम नेम है फंक्शन का, मतलब सेम फंक्शन को हमने 3-4 बार बना दिया है, तो इसे हम कह देते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। और अगर वो फंक्शन कंस्ट्रक्टर फंक्शन हो तो उसी को हम कह देते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। अब समझिए, अगर यहां पर मैंने सिर्फ 2 पैरामीटर्स लिए तो आपका जो कंपाइलर है ऑटोमेटिकली ये 2 पैरामीटर्स वाला कंस्ट्रक्टर चला देगा। क्या भैया ये दो पैरामीटर्स वाला कंस्ट्रक्टर चला रहा है? क्या ये 2 पैरामीटर्स वाला कंस्ट्रक्टर चला रहा है? बिल्कुल भैया 2 नंबर्स को ऐड कर रहा है। अगर यहां मैंने 3 नंबर्स पास किए होते तो अब ये कंपाइलर आपका इस फंक्शन को ना चला करके जाता ढूंढता कि 3 पैरामीटर्स किस फंक्शन में पास हुए हैं और उस फंक्शन को चलाता। तो क्या अब ये 3 पैरामीटर वाला फंक्शन हमारा चल जाएगा? बिल्कुल भैया 3 पैरामीटर्स वाला फंक्शन हमारा चल गया। मान लीजिए यहां 4 पैरामीटर्स पास किए होते तो भैया इंटरनली जब आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ भैया आपके क्लास के अंदर मामला गया, क्लास के अंदर इसने कंस्ट्रक्टर फंक्शन ढूंढा, एक ऐसा कंस्ट्रक्टर फंक्शन जिसके अंदर 4 पैरामीटर्स पास हो रहे हो, 4 पैरामीटर्स पास हो रहे हैं, उसके अंदर का कोड रन कर देगा और आपको सी आउट में इन चारों का एडिशन, इन चारों का सम आपको दे देगा। तो इन दोनों कंस्ट्रक्टर फंक्शन को उसने इग्नोर कर दिया और इस वाले अपने वाले स्पेसिफिक वाले जो है कंस्ट्रक्टर फंक्शन को चला दिया। तो ये कंडीशन होती है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग की। अब यहां पर नंबर ऑफ पैरामीटर्स के बेसिस पे जो आपका कंपाइलर है ऑटोमेटिकली चेक कर लेता है कि कौन से कंस्ट्रक्टर फंक्शन को चलाना है। तो दिस इज भाई कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। अब इसको मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करता हूं, आप एक बार कोड करके देख लेना, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है भैया। अब कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के बाद मैं आपको समझाना चाहता हूं भैया दिस पॉइंटर। व्हाट इज दिस पॉइंटर? तो भैया दिस पॉइंटर को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल से सारी चीजें समझाता हूं, ठीक है भैया। मान लीजिए मैंने यहां एक एम्प्लॉय नाम का जो है क्लास बनाया, इसके अंदर मैंने कहा कि हर एम्प्लॉय का कुछ नेम होगा। अभी के लिए हम सिर्फ एक चीज रखते हैं जो कि है नेम, और हम सेट डेटा नाम का एक फंक्शन बनाते हैं। तो भैया क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन नहीं है तो हमें सेट डेटा नाम का फंक्शन प्रॉपर वॉइड उसका रिटर्न टाइप देना पड़ेगा। तो मान लीजिए सेट
सेट डेटा नाम का हम फंक्शन बनाते हैं और ये सेट डेटा सिंपली क्या करेगा, एक नेम को इनपुट में लेगा और उस नेम को मान लीजिए हमने एक पैरामीटर से इनपुट में ले लिया, वो पैरामीटर है n, ठीक है। तो यहां पर हमने नेम को इनपुट में लिया यूजर से और हम कहते हैं कि जो ये आपका एम्प्लॉय का नेम है ना उसे आप n के बराबर रख दीजिए, ठीक है। तो यहां पर हम एक गेट डेटा नाम का भी फंक्शन बना देते हैं जो सिंपली क्या करेगा कि एम्प्लॉय की जो भी इंफॉर्मेशंस हैं वो हमें आउटपुट में दे देगा। तो ये गेट डेटा नाम का फंक्शन जो है ये हमें सी आउट करा देगा, हालांकि इसको डायरेक्ट भी हम कर सकते थे लेकिन चलो कोई बात नहीं, फंक्शन ही बना देते हैं। यह हमें सी आउट कर देगा नेम। क्या सी आउट कर देगा बेटा? नेम सी आउट कर देगा। मान लीजिए यहां एम्प्लॉय नाम का मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं, तो एम्प्लॉय क्लास को यूज करके मैं एक इवन ऑब्जेक्ट बनाता हूं। क्या बनाता हूं बेटा? एक इवन ऑब्जेक्ट बनाता हूं और मैं बोलता हूं कि इवन डॉट सेट डेटा इज इक्वल टू इवन डॉट सेट डेटा। अब क्योंकि सेट डेटा फंक्शन है तो हमें यहां पर एक नाम पास कर देंगे, क्योंकि सेट डेटा क्या कर रहा है, नेम को सेट कर रहा है। तो यहां पर मैंने एक नेम पास कर दिया सचिन नाम का, ठीक है। तो क्या अब इवन ऑब्जेक्ट है, मतलब एम्प्लॉय 1 जो है, क्या अब उसके नेम के अंदर भैया यहां सचिन जाके पुट हो जाएगा? बिल्कुल भैया। तो अगर मैं कॉल करता हूं इवन डॉट गेट डेटा, तो क्या अब हमें यहां पर सचिन मिल जाएगा? भैया ये एरर आ गया। ये एरर क्यों आया? क्योंकि भैया आपको गेट डेटा फंक्शन को कॉल करना है, तो कॉल करने के लिए आपको ये जो है पैरेंथेसिस लगाना इंपॉर्टेंट है। अब आप रन करेंगे तो भैया यहां पर हमने सेट डेटा की मदद से एम्प्लॉय का जो नेम है वो सचिन सेट कर दिया था और गेट डेटा ने भैया हमें उसका नेम आउटपुट में दे दिया है। बिल्कुल भैया मुझे आप एक चीज बताइए कि अगर मैं यहां पैरामीटर नेम पास कर रहा हूं तो मैं यहां इस वेरिएबल को पूरा नेम क्यों नहीं लिख सकता? भैया अगर आपने इसे पूरा यहां नेम लिख दिया तो अंदर आपको यहां नेम इज इक्वल टू नेम लिखना पड़ेगा। तो अब कंफ्यूजन हो जाएगा कि कौन सा नेम इनपुट पैरामीटर है और कौन सा नेम ऑब्जेक्ट वाला नेम है। जैसे इधर साइड वाला जो नेम है ये ऑब्जेक्ट का नेम है और इधर साइड वाला जो नेम है वो हमने फंक्शन के अंदर जो इनपुट लिया ना बेटा, यहां से जो फंक्शन कॉल के टाइम पे इनपुट लिया है वो वाला नेम है। तो भैया अब तो हो गया भारी कंफ्यूजन। तो इस कंफ्यूजन को हटाने के लिए मैंने लिखा दिस पॉइंटर। तो ये दिस पॉइंटर क्या है? बताता है कि ये लेफ्ट वाला जो आपका नेम है ये आपका ऑब्जेक्ट वाला नेम है। क्या है बेटा? ऑब्जेक्ट वाला नेम है। तो ये जो दिस पॉइंटर है ना बेटा, ये ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है। अब ये चीज मैं आपको प्रैक्टिकली पूरी दिखाऊंगा कि भैया कैसे ये ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है। अभी के लिए अगर हम इसे रन करते हैं तो अब ये बेहतरीन तरीके से भैया हमें सचिन आउटपुट में दे रहा है। मतलब अच्छे तरीके से ऑब्जेक्ट, यानी ये जो ऑब्जेक्ट है ना, दिस कौन? इवन ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के नेम में हमने क्या किया? नेम को रख दिया। तो इधर वाला ये जो दिस का नेम है ये आपका ऑब्जेक्ट वाला नेम हो गया और ये वाला नेम आपका इनपुट पैरामीटर वाले नेम हो गया। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? बिल्कुल भी आपकी बात हमें समझ में आ चुकी है। तो ये दिस पैरामीटर कैसे काम करता है उस पर चर्चा कर लेते हैं। मान लीजिए बेटा ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट obj1 है। बिल्कुल भैया, बिल्कुल। दिस एक बाय डिफॉल्ट पैरामीटर होता है जो कि क्लास बनाते टाइम ही बन जाता है और ये दिस पैरामीटर क्या करता है? दिस पॉइंटर जो है ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा होता है। तो लेट्स सपोज ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है मेमोरी एड्रेस 100 पे। आपको मैंने पहले ही बताया था कि क्लास कोई भी मेमोरी नहीं लेती है, लेकिन जैसे ही आप क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट मेमोरी के अंदर कोई स्पेस लेता है। तो अगर वो मेमोरी के अंदर स्पेस लेता है तो उसका कुछ एड्रेस होगा। बिल्कुल भैया। तो ऑब्जेक्ट का एड्रेस है 100। तो दिस किसको पॉइंट कर रहा है? 100 नंबर एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, मतलब इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। तो दिस पॉइंटर के अंदर 100 स्टोर होगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? बिल्कुल भैया, हमें यह चीज समझ में आ गई। अब अगर मुझे असाइन करना होता है कि ऑब्जेक्ट 1 के नेम में आप सचिन लिख दीजिए, तो मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूं। बिल्कुल भैया, ऑब्जेक्ट डॉट नेम इज इक्वल टू सचिन की ऑब्जेक्ट 1 के नेम में आप सचिन लिख दीजिए। बिल्कुल भैया, मैं ऐसे लिखता हूं। बिल्कुल भैया, मैं ऐसे लिखता हूं। क्या ऑब्जेक्ट 1 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं? स्टार दिस डॉट नेम इज इक्वल टू सचिन। क्या मैं इसे ऐसा भी लिख सकता हूं? स्टार दिस डॉट नेम इज इक्वल टू सचिन। क्योंकि दिस जो है वो इस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है और स्टार आपका डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर है जो सिंपली क्या करता है? ऑब्जेक्ट 1 की वैल्यू निकाल करके दे देता है।
ऑब्जेक्ट 1 को ही निकाल करके दे देता है, तो दिस इंडिविजुअली, दिस के पास क्या है, ऑब्जेक्ट 1 का एड्रेस, और स्टार दिस से हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट 1 को ही निकाल लिया। तो यहां पर ऑब्जेक्ट 1 डॉट नेम लिखने की बजाय आप इसको स्टार दिस डॉट नेम ही लिख सकते हैं। अब स्टार दिस डॉट नेम लिखने की बजाय आप इसको लिख सकते हैं दिस एरो नेम इज इक्वल टू सचिन, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। तो इंटरनली बेटा दिस पॉइंटर आपका इस तरीके से काम कर रहा है। दिस पॉइंटर इज नथिंग बट अ डिफॉल्ट पॉइंटर जो कि क्लास बनाते के टाइम ही क्रिएट हो जाता है। और दिस पॉइंटर क्या करता है भैया, ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है। तो क्या हर ऑब्जेक्ट का अलग अलग दिस पॉइंटर होता है? बिल्कुल बिल्कुल, हर ऑब्जेक्ट का अलग अलग दिस पॉइंटर होता है। ठीक है भैया, तो ये इस तरीके से काम कर रहा है। तो ये इसके पीछे की आइडियोलॉजी हो गई। तो यहां पर हम इसको यूज कैसे करते हैं, आप सिंपली लिखेंगे दिस, आप लिखेंगे एक डैश, आप डैश का सिंबल कहां पे होगा, जीरो वाली जो बटन है, जीरो वाली बटन के राइट में डैश का सिंबल है वो, और आपका जो ये वाला आपका एरो होता है आप ये लगाएंगे। तो ये हो गया दिस और एरो, और इसके आगे लेट सपोज हमें नेम को असाइन करना है, तो हमने यहां लिखा नेम और यहां हमने लिख दिया सचिन। कुछ इस तरीके से दिस पॉइंटर काम कर रहा है। आई होप आपको दिस पॉइंटर का कहानी जो है वो समझ में आ चुका है। ठीक, अब भैया दिस पॉइंटर पढ़ाने के बाद मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं एक और टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर जिसे हम कहते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो भैया हमने कंस्ट्रक्टर पढ़ा, हमने डिफॉल्ट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर पढ़ लिया, हमने कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग पढ़ लिया, हमने दिस पॉइंटर पढ़ लिया। अब बारी आती है कॉपी कंस्ट्रक्टर पढ़ने की। तो बेसिकली आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, यहाँ डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर, कस्टम कॉपी कंस्ट्रक्टर मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो। तो बेसिकली लेट अस सपोज मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया obj1, मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया obj1, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने लेट अस सपोज दो वेरिएबल्स लिखे हैं, एक ए वेरिएबल और एक आपका बेटा बी वेरिएबल। बिल्कुल भैया बिल्कुल, ए वेरिएबल के अंदर मान लीजिए हमने लिखा है 5 और बी वेरिएबल के अंदर हमने लिखा है 6। तो यहां पर हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ किसी भी क्लास का, लेट अस सपोज कोई भी क्लास थी, उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उस ऑब्जेक्ट के अंदर दो वेरिएबल्स हैं ए और बी। तो ऑब्जेक्ट के एड्रेस नंबर 100 पे होगा, बिल्कुल भैया, और इसके अंदर जो है ये वेरिएबल्स कुछ अपना एड्रेस ले रहे होंगे, कुछ अपना साइज ले रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट हो गया। मान लीजिए मुझे एक ऑब्जेक्ट 2 क्रिएट करना हो जिस ऑब्जेक्ट 2 के अंदर इसी ऑब्जेक्ट 1 की कॉपी रखी हो। कॉपी का मतलब क्या हुआ कि इस ऑब्जेक्ट 1 के अंदर जो भी चीजें हैं ऑब्जेक्ट 2 के अंदर भी मेरे को चाहिए। तो लेट अस सपोज यहां ए है तो ए मुझे यहां भी चाहिए, बी मुझे यहां भी चाहिए। ए के अंदर 5 वैल्यू थी तो 5 वैल्यू मुझे यहां भी चाहिए, 6 वैल्यू मुझे यहां भी चाहिए। तो मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट 1 की कॉपी क्रिएट कर दी जो कि है ऑब्जेक्ट 2। तो ये किया जाता है यूजिंग कॉपी कंस्ट्रक्टर। किसको यूज करके भैया, कॉपी कंस्ट्रक्टर को यूज करके किया जाता है। तो अब मैं क्या करता हूं, आपको यहां एक कॉपी कंस्ट्रक्टर बना करके दिखाता हूं। ठीक है, तो यहां पर भैया हम एक कॉपी कंस्ट्रक्टर बना करके दिखाएंगे। क्या बना करके, कॉपी कंस्ट्रक्टर बना करके दिखाएंगे। तो क्लास का नाम हम कॉपी रख दें, बिल्कुल भैया, क्लास का नाम आप कॉपी रख दीजिए। इस कॉपी क्लास के अंदर हम एक ए वेरिएबल रखने वाले हैं और एक बी वेरिएबल रखने वाले हैं। बिल्कुल। अब इसको क्या है, मैं कोई भी एक्स्ट्रावेलेंट एग्जांपल से आपको नहीं बताने वाला हूं, क्योंकि अभी कॉपी कंस्ट्रक्टर के अंदर ही बहुत एक तगड़ा सा कॉन्सेप्ट आने वाला है शैलो एंड डीप कॉपी का, जिसके अंदर आपको स्टैटिक मेमोरी और डायनेमिक मेमोरी के बारे में भी थोड़ा समझ में आएगा। तो मैं चीजों को बहुत सिंपलिस्टिक रखना चाहता हूं। ठीक है भैया, चलिए इसके अंदर हमने एक कॉपी नाम का कंस्ट्रक्टर बनाया। बिल्कुल भैया, अब कंस्ट्रक्टर जो होता है उसका जो नाम होता है वो सेम एज क्लास होता है, कोई भी रिटर्न टाइप उसको नहीं देते हैं। बिल्कुल, ये सारी चीजें भैया हमें ऑलरेडी पता है। अभी के लिए काम करते हैं, इसे हम नहीं बनाते हैं। ठीक है, इसे हम नहीं बनाते हैं। हम सिंपली एक void set डेटा नाम का फंक्शन बनाएंगे और इस set डेटा नाम के फंक्शन के अंदर हम a और b की वैल्यू इनपुट लेंगे और हम सिंपली बोलेंगे कि a इज इक्वल टू दिस का अब यहां दिस पॉइंटर यूज करूंगा, हाँ, दिस का a इज इक्वल टू a। ठीक है भैया, और दिस का b इज इक्वल टू बी। क्या ये चीज आपको समझ में आई? बिल्कुल भैया, कि जो भी ऑब्जेक्ट बना है उसके अंदर ए वेरिएबल के अंदर आप ए रख दीजिए और बी वेरिएबल के अंदर आप बी वाली वैल्यू रख दीजिए। बिल्कुल, तो ये चीज हमने यहां तक कर दी। और एक गेट डेटा नाम का हम फंक्शन बना लेते हैं, जो सिंपली क्या करेगा, ए और बी की वैल्यू को जो है आउटपुट में देगा। ठीक है, ए और बी की वैल्यू को आउटपुट में देगा। तो यहां पर लेट सपोज हमने बोला सी आउट ए और यहां एंडल लगा देते हैं। ठीक है भैया, एंडल लगा देते हैं और सी आउट बी। ठीक है भैया, सी आउट बी हमने लिख दिया। बिल्कुल। तो ये दो फंक्शंस हमने बना लिया। अभी तक कोई भी रॉकेट साइंस करी? नहीं भैया, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं करी। मैंने यहां एक कॉपी क्लास का C1 ऑब्जेक्ट बनाया और मैंने कहा कि भैया इसके अंदर आप सिंपली क्या करो, C1 डॉट सेट डेटा
C1 डॉट सेट डेटा, अब तो ये सेट डेटा फंक्शन चलेगा, इसके अंदर दो पैरामीटर पास करने पड़ेंगे, ए और बी की वैल्यू। तो लेट अस सपोज ए की वैल्यू हमने रख दी 3 और बी की वैल्यू हमने रख दी 7, ठीक है भैया। ए की वैल्यू हमने रख दी 3 और बी की वैल्यू हमने रख दी 7। अब मैं कहता हूं C1 डॉट गेट डेटा, आप C1 का डेटा जो है उसे हमें प्रिंट करा के दे दो। तो क्या यहां तक हमारा प्रोग्राम सही चल रहा है? क्या यहां तक हमारा प्रोग्राम सही चल रहा है? बिल्कुल भैया, हमारा यहां तक प्रोग्राम सही चल रहा है। तो अभी तक हमने क्या किया, एक कॉपी नाम की क्लास बनाई जिसके अंदर कॉपी नाम की क्लास के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उस ऑब्जेक्ट के पास ए और बी दो वेरिएबल्स होंगे और ए और बी को हम सेट करेंगे एक सेट डेटा नाम के फंक्शन से और उसे हम गेट करेंगे गेट डेटा नाम के फंक्शन से। और हमने यहां पर क्या किया, C1 एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ऑब्जेक्ट को सेट डेटा कर दिया और गेट डेटा कर दिया। बिल्कुल यहां तक हमें समझ में आ चुका है। अब अगर मैं कहता हूं कि कॉपी क्लास का आप एक ऑब्जेक्ट बनाइए C2, आप एक C2 ऑब्जेक्ट बनाइए और उसके अंदर आप C1 पास कर दीजिए, आप C1 पास कर दीजिए और यहां पर अगर मैं बोलता हूं C2 डॉट गेट डेटा, यहां पर हमने अभी तक क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया C2 नाम का और उसके अंदर मैंने कहा कि आप C1 को कॉपी कर दीजिए। तो C1 की सारी वैल्यूज जो है वो C2 में कॉपी हो जानी चाहिए, C1 की सारी वैल्यूज जो है वो C2 में कॉपी हो जानी चाहिए। क्या इतना ही लिखना पड़ता है? बिल्कुल भैया, इतना ही लिखना पड़ता है। C1 की सारी वैल्यूज C2 में कॉपी हो जाएंगी। तो क्या भैया C2 के अंदर सेट डेटा गेट डेटा सब आ चुका होगा? हां जी भैया, सेट डेटा गेट डेटा सब आ चुका होगा। अब क्योंकि C1 के अंदर 3 और 7 ए और बी की वैल्यू थी, तो भैया C2 के अंदर भी ए और बी की वैल्यू 3 और 7 आ चुकी होगी। तो जैसे ही आप C2 डॉट गेट डेटा करेंगे तो गेट डेटा आपको ए और बी की वैल्यू निकाल करके दे देगा। तो ए और बी की वैल्यू तो हमने भैया C1 के अंदर रखी थी, तो C2 के अंदर आ गई होगी क्या? चेक कर लेते हैं आ गई है कि नहीं आ गई है। तो यहां पर हमने C2 डॉट गेट डेटा किया है, C1 के लिए गेट डेटा नहीं किया है, C2 डॉट गेट डेटा किया है। तो भैया C2 के अंदर ए और बी की वैल्यू जो है वो 3 और 7 आ चुकी है। C2 के अंदर बेटा ए और बी की वैल्यू 3 और 7 आ चुकी है। तो यहां पर हमने क्या किया है, C1 की सभी वैल्यूज को कॉपी कर दिया C2 के अंदर। तो हमने क्या किया है, ऑब्जेक्ट 1 की सभी वैल्यूज को कॉपी कर दिया है ऑब्जेक्ट नंबर 2 के अंदर। तो यहां पर डिफॉल्ट कंपाइलर का ही, C++ कंपाइलर का ही डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर ने क्या किया, बाय डिफॉल्ट ही भैया C1 की वैल्यूज को C2 के अंदर कॉपी कर दिया। तो C1 ऑब्जेक्ट कॉपी हो चुका है C2 के अंदर। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? बिल्कुल भैया, आपकी बात हमें समझ में आ चुकी है। अब आपने यहां देख लिया डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर जो कि कंपाइलर का खुद का होता है। आप अपना एक कस्टम अपने हिसाब से भी एक कॉपी कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। तो लेट सपोज मैंने यहां एक कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाया, तो यहां कॉपी कंस्ट्रक्टर का जो नाम होगा, भैया कंस्ट्रक्टर है तो कंस्ट्रक्टर का नाम तो क्लास के नाम जैसा ही होगा। क्लास का नाम क्या है? कॉपी। तो कंस्ट्रक्टर का नाम क्या रख दिया? कॉपी। बिल्कुल। अब इस कंस्ट्रक्टर के अंदर अपन पास क्या करने वाले हैं भैया, हम C1 ऑब्जेक्ट को पास करने वाले हैं और ऑब्जेक्ट का डायरेक्ट आप नेम नहीं पास करते हैं, उसका रेफरेंस पास करते हैं। भैया रेफरेंस क्या होता है, ये मैंने फंक्शंस एंड जो पॉइंटर्स वाली वीडियोस थी, पॉइंटर रेफरेंस, उसमें मैंने समझा दिया रेफरेंस क्या होता है। एक बार आपके लिए मैं एक बार और बता देता हूं कि भैया C1 एक ऑब्जेक्ट जो है वो डायरेक्टली किसी भी फंक्शन के अंदर पास नहीं हो सकता। हम C1 का एड्रेस पास कर देते हैं, तो एड्रेस पे जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी वेरिएबल्स, जो भी फंक्शंस रखे हुए हैं वो कॉपी होके C2 के अंदर आ जाएंगे। तो यहां पर हमने क्या किया, कॉपी फंक्शन के अंदर हमने एम्परसेंट मान लीजिए एम्परसेंट, यहां पर मैं ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूं ना, तो यहां पे कोई भी वेरिएबल लिख सकता हूं। मैंने ओबीजे लिख दिया, या चलो एक काम करते हैं आपके लिए भैया, हम यहां पर C1 लिख देते हैं। C2 लिख दें, आप बोलो तो C2 लिख दें, आप बोलो C2 लिख दें। भैया ऑब्जेक्ट ही लिख दो, कुछ भी लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट का नाम यहां पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि भैया हम जब एक पैरामीटर इनपुट में ले रहे हैं तो उसका नाम हम वहां पर कुछ भी लिख सकते हैं, बस वो राइट वैल्यू इनपुट में लेना चाहिए। तो क्योंकि यहां पर एक ऑब्जेक्ट पास हो रहा है तो ऑब्जेक्ट का यहां पर रेफरेंस पास होगा और रेफरेंस हमने यहां इनपुट में ले लिया है। बिल्कुल भैया, बिल्कुल। अब हम सिंपली क्या करेंगे कि आप C2 के अंदर C1 को कॉपी कर रहे हैं, आप C2 के अंदर C1 को कॉपी कर रहे हैं। तो C2 का जो A है, C2 का जो A है उसके अंदर आप OBJ यानी कि C1 को हमने पास किया तो C1 OBJ के अंदर आ जाएगा। तो ऑब्जेक्ट का जो A है उसे आप पास कर दीजिए और दिस यानी कि C2 का जो B है उसके अंदर आप ऑब्जेक्ट का B पास कर दीजिए।
तो कहने का मतलब क्या है कि C2 का जो A था भैया, हमने यहां पर क्या एक कॉपी बनाई, एक C2 नया ऑब्जेक्ट बनाया, तो उस नए ऑब्जेक्ट के अंदर A और B दोनों वेरिएबल्स होंगे। बिल्कुल भैया, तो हम कहते हैं कि C2 के A के अंदर आप C1 के A को पास कर दीजिए। या एक काम करो, चलो तुम बहुत कंफ्यूज हो रहे हो, मैं यहां C1 ही लिख देता हूं। ठीक है भैया, C1 ही लिख देता हूं। कोई दिक्कत है क्या? कोई भी दिक्कत है क्या? नहीं भैया, कोई भी दिक्कत नहीं, आप नाम सेम रख दो, C1 लिख दो। ठीक है भैया, C1 लिख दिया। तो मैंने यहां C1 पास किया, C1 यहां पर आया। मैंने कहा C1 का जो A है उसे आप C2 के A के अंदर रख दीजिए, और C1 का जो B है उसे आप C2 के B के अंदर रख दीजिए। अब अगर मैं इसे रन करता हूं, भैया यहां पर हमने एक गलती करी है। एक्चुअली जब आप इसको यहां पर पास कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट की क्लास का नाम भी आपको यहां पर पास करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की क्लास का नाम हमने यहां पर पास कर दिया। अब रन करके देखते हैं भैया, एरर हमारा रिजॉल्व हो जाना चाहिए वैसे तो। अच्छा, बोल रहा है नो मैचिंग फंक्शंस। तो एक 26th लाइन पर फिर से एरर आ रहा है, कॉपी C1 एंड 18th लाइन पर कॉपी। तो बेसिकली यहां पर एक्चुअली क्या हो रहा है कि यहां पर हमने अपना खुद का कस्टम कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाने की कोशिश करी। बिल्कुल भैया, कंस्ट्रक्टर बनाने की कोशिश करी। अब मैंने आपको कहा था कि जब भी एक ऑब्जेक्ट बनता है, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो होता है वो चलता है, वो इस ऑब्जेक्ट को बनाता है। तो अगर हमने एक कॉपी कंस्ट्रक्टर का कस्टम बना दिया, तो भैया कस्टम कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाने की वजह से जो आपका डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर है वो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर पा रहा है। तो आप एक काम करें भैया, यहां कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कर देंगे, तो हम सिंपली एक डिफॉल्ट जो है कॉपी कंस्ट्रक्टर एक छोटा सा बना देंगे जो कि ऑब्जेक्ट वहां पर क्रिएट कर पाएगा। तो यहां मैंने सिंपली कुछ नहीं किया, ये वाली लाइन ऐड करी है। इसकी वजह से क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट जो है बन पाएगा। ठीक है, तो हमारे इस कस्टम कॉपी कंस्ट्रक्टर की वजह से जो है ऑब्जेक्ट ही नहीं बन पा रहा था। ठीक है, तो अब रन करके देखते हैं, अब चीजें सही से चलनी चाहिए। हाँ जी भैया, अब सही से चीजें चल रही हैं। तो अगर आप एक इंजीनियर हैं, अगर आप एक प्रोग्रामर हैं, तो भैया बिल्कुल आपकी जिंदगी में एरर्स आएंगे। तो हम बैठे हुए हैं, गूगल बैठा हुआ है, आप वहां पर चीजें जो है पूछ सकते हैं। ठीक है भैया, चलिए। तो अभी तक आपको चीजें क्या समझ में आई कि भैया हमने C1 नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया, C1 के अंदर 3 और 7 सेट किया। बिल्कुल। और यहां पर हमने सिंपली क्या किया कि C2 के अंदर C1 को कॉपी कर दिया। C2 के अंदर C1 को कॉपी कर दिया, तो अब हमें C2 के अंदर C1 की वैल्यूज मिल गई। और यहां पर कॉपी करने के लिए हमने एक कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाया, जिसके अंदर एज अ पैरामीटर हमने C1 को पास किया, और हमने कहा C1 का जो A है उसे C2 के A में डाल दो, और C1 का जो B है उसे C2 के B में डाल दो। तो भैया अब हमें C2 के A और B की वैल्यू सेम और एज C1 के A और B की वैल्यू मिल गई। तो यहां पर हमने सिंपली क्या किया, ऑब्जेक्ट 1 की वैल्यूज को ऑब्जेक्ट 2 में पास कर दिया, कॉपी कर दिया। अब ये कॉपी करते टाइम पे जो हमने कॉपी बनाई, कॉपी ऑफ C1 इनटू C2, बेसिकली हमने C1 को क्या किया, C2 में कॉपी किया। तो ये जो कॉपी बनी है ना, ये एक शैलो कॉपी बनी है। क्या बनी बेटा, एक शैलो कॉपी बनी है। तो शैलो कॉपी और डीप कॉपी के अंदर डिफरेंस जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट है आज की वीडियो का। और ये आपका एक इंटरव्यू क्वेश्चन है जो कि बेटा डायरेक्टली आपको इंटरव्यूज में पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शैलो कॉपी एंड डीप कॉपी। तो शैलो कॉपी सिंपली जो है ऐसे टाइम पर वर्क कर लेता है जब हम स्टैटिक मेमोरी पे काम कर रहे होते हैं। स्टैटिक मेमोरी क्या होती है भैया, हम एक स्टैक का यूज करके, बेसिकली जब आप मेमोरी देखते हैं तो मेमोरी के अंदर 2 टाइप की मेमोरी होती है, एक स्टैक मेमोरी और एक हीप मेमोरी। तो जितनी भी आपकी स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं, या जो स्टैटिक आपका डेटा होता है, फंक्शन कॉल करना हुआ, आपके वेरिएबल्स हो गए, ये सारे के सारे स्टैक मेमोरी के अंदर इंप्लीमेंट होते हैं। तो जैसे आपका मेन फंक्शन है बेटा, वो आपके स्टैक मेमोरी के अंदर बन रहा होगा, कॉल हो रहा होगा। कोई भी और फंक्शन बनाया वो स्टैक मेमोरी के अंदर ही बन रहा होगा, स्टैक मेमोरी के अंदर ही उसको मेमोरी एलोकेट होगी। मान लीजिए कोई एक वेरिएबल बनाया, मान लीजिए एक x नाम का वेरिएबल बनाया, उसके अंदर 5 स्टोर कर दिया, तो ये सब स्टैक मेमोरी के अंदर ही काम हो रहा है। तो स्टैक मेमोरी आपकी स्टैटिक मेमोरीज को स्टोर करने के लिए होता है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, जब आप डायनेमिक मेमोरी क्रिएट करते हैं यूजिंग न्यू कीवर्ड, भैया ये कैसे किया जाता है? बहुत सिंपल एग्जांपल से मैं आपको बताऊं तो जब आप पॉइंटर्स को इंप्लीमेंट करते हैं, पॉइंटर इज अ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, पॉइंटर आपकी डायनेमिक मेमोरी को यूज करता है। तो डायनेमिक मेमोरी हमेशा हीप में क्रिएट होती है। तो जैसे ही आपने पॉइंटर क्रिएट किया, पॉइंटर आपका हीप के अंदर क्रिएट होता है। क्या समझ में आया आपको कि भैया स्टैटिक मेमोरी यानी कि कोई भी फंक्शन हो गया, कोई भी वेरिएबल हो गया, ये स्टैक के अंदर बनता है, और जो भी डायनेमिक मेमोरी होती है वो आपका हीप के अंदर बनता है। डायनेमिक मेमोरी का एग्जांपल कौन हो गया? पॉइंटर। तो बेटा जब आपने C1 के वेरिएबल्स को A और B को C2 में कॉपी किया, तो ये बहुत ही प्यारे तरीके से कॉपी हो गया, कोई भी दिक्कत नहीं थी। लेकिन अगर C1 में कोई पॉइंटर होता, उसे आप C2 के अंदर कॉपी करते, तो ये भैया प्रॉब्लम वाली कंडीशन हो जाती। कैसे प्रॉब्लम वाली कंडीशन हो जाती, वो चीज मैं आपको इंप्लीमेंट करके बताता हूं। तो अभी तक आपको समझ में आ गया ना, मेमोरी के 2 हिस्से होते हैं, एक स्टैक मेमोरी होती है, एक हीप मेमोरी होती है। हाँ, आपकी मेमोरी के अंदर भी ऐसा
कैसा है, एक स्टैक मेमोरी है, एक हीप मेमोरी है। तो स्टैक मेमोरी के अंदर जब भी आप कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं, कोई फंक्शन बनाते हैं, तो ये स्टैक मेमोरी के अंदर बनता है। जब भी आप कोई डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करते हैं, जैसे कि कोई पॉइंटर बनाया या न्यू कीवर्ड यूज करके कोई भी वेरिएबल बनाया, तो वो आपकी डायनेमिक मेमोरी यानी कि हीप के अंदर बनता है। इतना आपको समझ में आ गया? बिल्कुल भैया, इतना हमें समझ में आ गया। मान लीजिए यहां पर ये हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर वगैरह बनाया है, ठीक है। तो यहां पर मान लीजिए मैंने एक और पॉइंटर बना लिया होता, मान लीजिए इंट नाम का एक पॉइंटर बना लिया होता। तो यहां पर हमने एक पॉइंटर बनाया, तो पॉइंटर जैसे ही बना, क्या ये डायनेमिक मेमोरी एलोकेट कर रहा होगा? बिल्कुल भैया, बिल्कुल। तो यहां सेट डेटा के अंदर मैंने लिखा दिस। अब यहां पर मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा कि भैया जो पॉइंटर है उसके अंदर, यहां पर आप समझिए बेटा, यहां पर आप समझिए कि जो आपका पॉइंटर बना है वो पॉइंटर क्या है? एक एड्रेस को स्टोर कर रहा होगा। क्या एड्रेस के अंदर कोई भी वैल्यू रखी जा सकती है? नहीं भैया, ये एड्रेस अगर 100 है, 100 जिस लोकेशन को पॉइंट कर रहा होगा उस लोकेशन के अंदर वैल्यू रखी जा सकती है। तो अब क्योंकि आपने पॉइंटर बनाया है तो आपको एक लोकेशन बनानी पड़ेगी, ठीक है भैया। तो यहां पर मैंने कहा कि जैसे ही आप आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जैसे ही कॉल होता है, तो आप सिंपली क्या कर देना, एक नई जगह बना देना, एक नया जो है वेरिएबल बना देना, न्यू इंट नाम से, एक बेसिकली एक इंटीजर नाम का वेरिएबल बना देना, और उसको जो है आप पॉइंटर के अंदर स्टोर कर देना। तो बेसिकली जैसे ही आपका एक कोई भी ऑब्जेक्ट बनेगा उसे हम एक नई मेमोरी एलोकेट करेंगे। तो समझिए मैं आपको समझाता हूं। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बेटा टाइम लेगा, लेकिन ये आपकी जिंदगी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है होने वाला है। अभी तक जो हम C1 बना रहे थे उसके अंदर एक A वेरिएबल होता था, बिल्कुल भैया, एक B वेरिएबल होता था, बिल्कुल भैया। अब हमने एक और पॉइंटर वेरिएबल बना दिया है जिसके अंदर एड्रेस स्टोर होगा। तो A के अंदर तो हमने 4 स्टोर कर दिया, B के अंदर लेट्स सपोज 5 स्टोर कर दिया। पॉइंटर के अंदर क्या स्टोर करोगे? पॉइंटर के अंदर अगर आपको कोई वैल्यू बनानी है तो आप क्या करेंगे? इस ऑब्जेक्ट के बाहर एक जगह असाइन करेंगे, और इस जगह के अंदर आप जो भी डेटा टाइप की वैल्यू रखना चाहते हैं, लेट्स सपोज इंट डेटा टाइप की वैल्यू रखना चाहते हैं, तो आप न्यू इंट करके एक जगह असाइन करेंगे जो कि कंस्ट्रक्टर की मदद से ही करी जाती है, और आप इस पॉइंटर को जो है यहां पॉइंट करा देंगे। तो अगर इस वेरिएबल का एड्रेस है 100, तो अब इस पॉइंटर के अंदर 100 स्टोर होगा। तो अगर मैं बोल देता हूं C1 डॉट स्टार पॉइंटर इज इक्वल टू 5, तो ये 5 कहां स्टोर होगा? इस पॉइंटर का स्टार लगाया है ना, इस पॉइंटर के वैल्यू के अंदर, एड्रेस के अंदर नहीं, वैल्यू के अंदर। तो स्टार कहां पर वैल्यू स्टोर करेगा? भैया इस 5 को इस जगह पर स्टोर कर देगा, ठीक है। तो यहां पर मैंने आपको क्या कहा कि जैसे ही आप एक पॉइंटर बनाते हैं, पॉइंटर को आपको एक नई स्पेस जो है एलोकेट करनी पड़ी डायनेमिकली। तो यहां पर आपने न्यू कीवर्ड का यूज करके डायनेमिकली ये स्पेस एलोकेट करी। अब बेटा ये कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझ में आया, प्लीज मेरे लिए इतना कर लेना, ये पिछले 5 मिनट जो है एक बार फिर से सुन लेना, ठीक है भैया, प्लीज। तो यहां पर हमने डायनेमिकली क्या किया? एक नई जगह एलोकेट करी। क्या करी बेटा? एक नई जगह एलोकेट करी, बिल्कुल। अब यहां पर हम बोलेंगे कि ये जो भी C1 है, इसका जो पॉइंटर है उसके अंदर यहां पर मैंने क्या लिखा है बेटा? मैंने लिखा है C1 डॉट स्टार पॉइंटर इज इक्वल टू 5। C1 डॉट को हम दिस से भी लिख सकते थे ना, मैंने पढ़ाया था ना, हाँ जी भैया पढ़ाया था। तो इसके अंदर मैंने लिख दिया 5, ठीक है भैया, ठीक है, मैंने लिख दिया 5, या फिर मैंने लिख दिया लेट्स सपोज PTR, ठीक है। तो यहां पर एक और वैल्यू हम इनपुट में ले लेंगे, PTR नाम से एक वेरिएबल बना लिया, उसके अंदर मान लीजिए हम 5 पास कराएंगे, तो 5 आके यहां स्टोर हो जाएगा, ठीक है भैया, 5 आके यहां स्टोर हो जाएगा। तो अब जब आप C1 को बना रहे हैं तो C1 डॉट सेट डेटा में आपको एक और वैल्यू पास करनी पड़ेगी जो कि पॉइंटर में जाके स्टोर होगा, ठीक है। तो यहां पर हमने 6 पास कर दिया, अब ये जाके पॉइंटर में स्टोर हो रहा होगा, बिल्कुल भैया, बिल्कुल। तो अब अगर आप रन करके देखें, मैं 2 मिनट के लिए इसको कमेंट आउट करना चाहूंगा, इसको मैं कमेंट आउट करना चाहूंगा, और मैंने बोला C1 अब एक सेकंड C1 डॉट गेट डेटा। C1 के अंदर का डेटा हमें आप दे दीजिए, गॉट डेटा आप कॉल कर दो, ठीक है भैया। तो ये आपके C1 का डेटा दे देगा। अब ये क्या बोल रहा है? स्टार पॉइंटर। यहां पे ये ऐसा बोल रहा है कि भैया ये जो PTR है इसे आप ब्रैकेट के अंदर रख दीजिए, या फिर आप दिस को हटा दीजिए, ठीक है। तो दोनों ही केसेस में ये वर्क करेगा। रन करके देखिए, हटाओ, ये ऐसा भी काम नहीं कर रहा है। तो हम एक काम करते हैं, इसको सिंपली ऐसे लिख देते हैं कि स्टार PTR, और यहां पर हम PTR की जगह पर P पास कर देते हैं, ठीक है। तो यहां हमने P को स्टोर कर दिया। अब रन करके देखिए,
हाँ जी भैया, ये आपकी वैल्यूज को आउटपुट में दे रहा है। अब यहाँ गेट डेटा में आपने सी आउट स्टार पीटीआर नहीं किया था, स्टार पीटीआर नहीं किया था, तो आपको वैल्यूज नहीं मिलेंगी। रन करके देखिए, रन करके देखिए। मैंने कहा अब मैं आपको कोड अच्छे से समझाता हूं। मैंने क्या बोला, मैंने बोला भैया एक कॉपी नाम की आप क्लास बनाइए, ठीक है। उस क्लास के अंदर ए, बी और पॉइंटर, 3 हमने वेरिएबल्स बनाए। तो ए और बी तो नॉर्मल वेरिएबल्स हैं, पॉइंटर आपका डायनेमिक मेमोरी है। बेटा थोड़ी सी दिक्कत होगी समझने में, लेकिन प्लीज समझ लो, ठीक है। तो ये आपकी डायनेमिक मेमोरी है। अब हमने क्या किया कि भैया हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर बन रहा था, तो इस वजह से डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एक नया जो है ऑब्जेक्ट नहीं बना पा रहा था, तो हमने इसको यहां पर लिख दिया कि ये आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एज इट इज यहां पर रहेगा। बेसिकली हमने कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कर दी, और इसी में हमने कह दिया कि क्योंकि यहां पर एक पॉइंटर है, तो जब भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो तो इस पॉइंटर को एक नई जगह असाइन हो जाए, क्योंकि पॉइंटर एड्रेस स्टोर करता है, कोई भी वेरिएबल स्टोर नहीं करता है, कोई भी नंबर स्टोर नहीं करता है। तो पॉइंटर को हमने जो है एक इंटीजर डेटा टाइप की जगह असाइन कर दी। इतना कोड समझ में आया? बिल्कुल भैया। फिर हमने क्या किया कि जो भी ऑब्जेक्ट आपका क्रिएट हुआ है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर ए है, बी है और पॉइंटर है, तो ए के अंदर आप ए स्टोर कर दो, बी के अंदर आप बी स्टोर कर दो और पॉइंटर के अंदर आप पी स्टोर कर दो। क्योंकि हमने पॉइंटर को इंटीजर असाइन कर दिया है, तो यहां आप डायरेक्टली इंटीजर वैल्यू इनपुट में लेंगे और इंटीजर को ही आप उस पॉइंटर के अंदर डाल देंगे। तो ये इंटीजर कहां गया? ये इंटीजर कहां गया? ये इंटीजर इस वैल्यू के अंदर गया, इस वैल्यू के अंदर ये इंटीजर गया, और ये पॉइंटर क्या कर रहा है? इस इंटीजर को पॉइंट कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, यहां तक समझ में आ गया। और जो आपका गेट डेटा फंक्शन है वो सिंपली कुछ नहीं करेगा, आपका ए, बी और इस पॉइंटर के अंदर रखी हुई वैल्यू, पॉइंटर का एड्रेस नहीं भैया, पॉइंटर के अंदर रखा हुआ एड्रेस नहीं, पॉइंटर के अंदर की रखी हुई वैल्यू को आउटपुट में दे देगा। ठीक है भैया। और यहां पर हमने ये कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है, ये अलग बात है। कॉपी कंस्ट्रक्टर के ऊपर मैं बात करता हूं, आप टेंशन मत लीजिए। और यहां पर हमने सिंपली क्या किया? c1.set डेटा किया और c1.get डेटा किया। बिल्कुल बिल्कुल। अब बात करते हैं कि भैया C1 को जब हम C2 में कॉपी करेंगे तब दिक्कत क्यों आएगी, क्योंकि हमने यहां पॉइंटर यूज किया है। ठीक है भैया, ठीक है। तो यहां पर अगर इस कोड को मैं वापस से अनकमेंट कर दूं तो यहां क्या हो रहा है भैया? C2 नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है जिसके अंदर C1 की सारी वैल्यूज कॉपी हो रही है। बिल्कुल भैया। और यहां पर हमने ये कॉपी कंस्ट्रक्टर बना रखा है जो सिंपली कुछ नहीं कर रहा है, C1 की सारी वैल्यूज को C2 के अंदर कॉपी कर रहा है। ठीक है भैया। अभी तक हमने A और B को कॉपी कर लिया है, अब हमें पॉइंटर को भी तो कॉपी करना पड़ेगा, क्योंकि C1 के अंदर पॉइंटर भी है, तो यहां पर हमें पॉइंटर को भी कॉपी करना पड़ेगा। तो मैंने कहा स्टार PTR, मतलब कि जो C2 है इसका जो पॉइंटर है, इसे आप C1 के पॉइंटर के ऊपर रख दें। तो बेसिकली जो C1 का पॉइंटर है उसको आप जो है C2 के पॉइंटर पर रख दें। तो इसको बेसिकली इस तरीके से ना लिखते हुए हम इसको डायरेक्ट पॉइंटर लिख सकते हैं कि बेसिकली जो C2 का पॉइंटर है उसके अंदर आप C1 का पॉइंटर स्टोर कर दीजिए। ठीक है। तो इतना हमने किया। अब यहां पर एक एंडर डाल देते हैं ताकि चीजें जो है साफ सुथरी आए। ठीक है। रन करके देखें। हाँ जी भैया। तो यहां पर हमने C1.get डेटा किया है, तो ये सारा डेटा C1 का है, और क्योंकि हमने C1 का डेटा ही C2 में कॉपी किया है तो ये सारा डेटा C2 का है। तो बेसिकली C1 और C2 का डेटा सेम है, मतलब C1 को हमने C2 के अंदर कॉपी कर दिया है। तो क्या ये चीज समझ में आई? तो भैया ये A की वैल्यू है बिल्कुल, ये B की वैल्यू है बिल्कुल, और ये जो 6 है ये पॉइंटर है। अब कॉपी तो हो गया, बिल्कुल भैया कॉपी तो हो गया, ये पॉइंटर की वैल्यू बिल्कुल कॉपी हो गई। दिक्कत कहां आई भैया? अगर मैं ऐसा करूं, ये हमारा C2 कॉपी हुआ जिसके अंदर A वेरिएबल है, जिसके अंदर B वेरिएबल है और जिसके अंदर पॉइंटर वेरिएबल है। बिल्कुल भैया बिल्कुल। A के अंदर वैल्यू 4 कॉपी हो गई, B के अंदर वैल्यू 5 कॉपी हो गई, और पॉइंटर के अंदर भी इसकी एड्रेस ही कॉपी हो गई। भैया आपने जैसे ही ये चीज यहां लिखी, जैसे ही आपने ये सेट ऑफ कोड यहां पर लिखा, तो यहां पर क्या हुआ? पॉइंटर के अंदर C1 का पॉइंटर पास हो गया। तो मतलब क्या हुआ? C1 के पॉइंटर की जो वैल्यू थी वो C2 के पॉइंटर के अंदर चली गई। तो यहां पर एड्रेस रखा था 100, तो एड्रेस आ गया यहां पर। तो एड्रेस, अब ये वाला PTR यानी कि C2 का PTR भी इसी को पॉइंट करने लगा, ये वाला PTR भी इसी को पॉइंट करने लगा। लेकिन भैया ये वाला जो वैल्यू था ये तो C1 का था यार, अब C2 भी इसी को पॉइंट करने लगा। तो अगर मैं लिखता हूं C1.star PTR, स्टार PTR से हम इस वैल्यू को एक्सेस करते हैं, इज इक्वल टू 6, मतलब कि हम इसको 5 से 6 करना चाहते हैं। तो अगर मैंने C out किया
C2 डॉट स्टार PTR, मतलब C2 में जो स्टार है, C2 में जो PTR है उस पॉइंटर के अंदर क्या वैल्यू रखी है उसे आप सी आउट करो तो वो भी 5 से चेंज होकर के 6 आ गई। लेकिन भैया चेंज तो हमने C1 में किया था, चेंज हो गया C2 में। इस चीज को कैसे सॉल्व करें, इस चीज को कैसे सॉल्व करें, इस चीज को बेटा ऐसे सॉल्व करें कि आपने जैसे ही C1 की कॉपी C2 में क्रिएट करी तो आप पॉइंटर की भी कॉपी क्रिएट करिए। तो अब ये पॉइंटर एक नई वैल्यू को ढूंढ लेगा, एक नई वैल्यू को असाइन करेगा और ये जो 5 वैल्यू है इसे भी यहां पर कॉपी करेगा, इसे भी यहां पर कॉपी करेगा। तो अब आप C1 में इंडिविजुअली चेंज कर पाएंगे और C2 में इंडिविजुअली चेंज कर पाएंगे। दिस इज द कॉन्सेप्ट। अब आपको सिर्फ इसको कोड में इंप्लीमेंट करना है। आप जब C2 में कॉपी कर रहे हैं तो डायरेक्ट PTR ना कॉपी करके आप PTR की जो वैल्यू है एक नई वैल्यू क्रिएट करेंगे और उस नई वैल्यू में डेटा कॉपी कर रहे होंगे। अब अगर ये पर्टिकुलर बात प्लीज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस वीडियो। शैलो कॉपी, डीप कॉपी आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा, ठीक है भैया। तो आप इसको थोड़ा सा रिवाइंड करिए और प्लीज इसको आप एक बार और देख लीजिएगा, प्लीज, ठीक है भैया। चलिए, तो ये इसका पूरा कॉन्सेप्ट है। अब हमें सिर्फ कुछ नहीं करना है, अब हमें इस पॉइंटर को एक नई वैल्यू असाइन करनी है। तो यहां पर मैं कहता हूं कि जैसे ही आप कॉपी कर रहे हैं तो यहीं पर इसी कंस्ट्रक्टर के अंदर आप एक न्यू इंट करके नई जगह बना लीजिए, नई स्पेस बना लिया। ये नई स्पेस हमने किसके लिए बनाया, हमने C2 के लिए नई स्पेस बनाई, बिल्कुल भैया, नई स्पेस बना ली। और अब हमने बोला कि स्टार पॉइंटर इज इक्वल टू स्टार PTR, मतलब कि C2 के PTR के अंदर आप C1 डॉट स्टार कहां गया, स्टार C1 डॉट PTR की वैल्यू स्टोर कर दीजिए। तो बेसिकली C1 का जो पॉइंटर है उस पर कौन सी वैल्यू रखी है स्टार से हम उस वैल्यू को निकाल लेते हैं। अगर आप सिर्फ इतना लिखते हैं ना C1 डॉट PTR, तो PTR जो है एड्रेस है, PTR एड्रेस हमें यहां पर मिल जाता, लेकिन स्टार लगा दिया तो C1 PTR में क्या वैल्यू है, वैल्यू क्या है, यहां पर 5 रखी हुई है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, हमने C2 में भी एक नया पॉइंटर क्रिएट किया, उसको नई वैल्यू, नई जगह असाइन करी और उस जगह पर स्टार लगाया ना, मतलब उस जगह पर हम इस C1 डॉट PTR की वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं। तो अब अगर आप इसे रन करेंगे तो एरर आ जाएगा, आई हेट एरर्स। तो यहां पर आपने सेमीकोलन बेटा नहीं लगाया, इस वजह से एरर आ रहा है, ठीक है। अब अगर आप इसे रन करेंगे तो आपकी सारी वैल्यूज अच्छे से कॉपी हुई है। तो भैया यहां 6 दिख रहा है, यहां 6 दिख रहा है, ये दोनों क्या है, पॉइंटर की वैल्यूज हैं। अब ये अलग अलग मेमोरी एलोकेशंस पे हैं, अलग अलग पॉइंटर्स क्रिएट हुए हैं, अलग अलग जगहों पे ये सब रखे हुए हैं, ठीक है। तो मान लीजिए यहां पर C2 में C1 को कॉपी करने से पहले या क्या करें, एक काम करते हैं, ये C1 को जो है यहां पर से हटा देते हैं, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा चेंज करके बताता हूं कि एक्चुअली चेंज अलग अलग होता है, ठीक है। ये चीज मैं आपको एक छोटा सा दिखाने वाला हूं बेटा, उसके बाद हम डिस्ट्रक्टर पढ़ेंगे और डिस्ट्रक्टर के बाद ये क्लास खत्म हो जाएगी। प्लीज इतना देख लो, ठीक है। तो यहां पर C1 डॉट सेट डेटा किया तो सेट डेटा में ये सारी वैल्यूज आ गई, बिल्कुल। फिर हमने क्या किया, C1 की सभी वैल्यूज को C2 में कॉपी कर दिया तो ये सारी वैल्यू C2 में आ गई होंगी, बिल्कुल। अब इसके बाद मैंने कहा जब आप कॉपी कर चुके हैं तो आप C1 डॉट स्टार पॉइंटर, या फिर आप इसको ऐसा लिख दीजिए कि स्टार C1 डॉट पॉइंटर की वैल्यू के अंदर, मतलब C1 वाला जो पॉइंटर है उसके अंदर आप सपोज 5 लिख दीजिए। तो अब क्या होगा, हमने यहां पर शुरू में C1 वाले पॉइंटर के अंदर 6 रखा था, हमने 6 को ही C2 के अंदर कॉपी किया और C2 के अंदर कॉपी करने के बाद जब C2 के पॉइंटर के अंदर 6 आ गया होगा तो हमने C1 के पॉइंटर की वैल्यू चेंज कर दी, 5 कर दी, ठीक है। तो अब अगर यहां पर मैं C1, यहां पर एक काम करते हैं, पहले C1 डॉट गेट डेटा कर लेते हैं। तो यहां C1 डॉट गेट डेटा किया तो अब जो C1 के डेटा की वैल्यू है वो अलग मिलेगी, C2 के डेटा की वैल्यू अलग मिलेगी, ठीक है। तो देखिए यहां पर पॉइंटर की वैल्यू 5 हो चुकी है क्योंकि हमने पॉइंटर की वैल्यू 5 कर दी थी चेंज करके, लेकिन क्योंकि चेंज करने से पहले हमने C2 में कॉपी किया था तो C2 में अभी भी 6 वैल्यू है। अगर बेटा आपने ये चीज नहीं की होती, अगर आपने एक नई स्पेस उसे एलोकेट नहीं की होती तो ये चेंज दोनों में रिफ्लेक्ट कर जाता, ठीक है भैया। तो ये टोटल कॉन्सेप्ट है शैलो और डीप कॉपी का। शैलो कॉपी क्या करता है, एड्रेस या फिर रेफरेंस को कॉपी कर देता है, तो जो पॉइंटर C1 का है वो भी इसी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है और C2 को पॉइंटर भी इसी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। लेकिन डीप कॉपी क्या करता है, सेपरेट मेमोरी जो है वो एलोकेट कर देता है।
ठीक है। तो ये शैलो कॉपी और डीप कॉपी का डिफरेंस होता है। मेनली इंडस्ट्री के अंदर आपको हमेशा डीप कॉपी बनानी होती है ताकि कहीं पर भी कोई समस्या ना आए। इसलिए जब भी आपका इंटरव्यूअर रहेगा ये सवाल आपसे पूछेगा ही पूछेगा। कोडिंग राउंड में भी ये सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है भैया आपका डिस्ट्रक्टर। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, तुरंत समझ लेंगे अपन। बेसिकली डिस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर, अबे कंस्ट्रक्टर की स्पेलिंग लिख दो यार। मान लो इस कंस्ट्रक्टर क्या करता है? ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। क्या करता है बेटा? ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। डिस्ट्रक्टर क्या करता है? डिस्ट्रक्टर क्या करता है? इसी ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देता है। तो जैसे ही ये ऑब्जेक्ट अपने काम कर चुका है, बेसिकली आउट ऑफ स्कोप हो गया कि भैया अब ऑब्जेक्ट का काम नहीं रह गया है, तो डिस्ट्रक्टर क्या करेगा? और ऑटोमेटिकली मेमोरी को जो है क्लियर कर देगा, क्लीन कर देगा, ताकि फालतू की मेमोरी एलोकेट ना रहे। तो डिस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल फंक्शन विच ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन ऑब्जेक्ट गोज आउट ऑफ स्कोप। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट का काम खत्म हो गया, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल कर देता है और ये क्या करता है? मेमोरी को रिलीज कर देता है, मतलब कि क्लीन अप कर देता है, तो ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देगा। अब जैसे कंस्ट्रक्टर में हम क्या करते थे? क्लास का नाम लिखते थे और डायरेक्टली हम क्या करते थे? यहां पर कोड लिखते थे, तो ये आपका कंस्ट्रक्टर बन जाता था। जैसे ही आपको डिस्ट्रक्टर कॉल करना हो तो आप सिंपली यहां टिल्डे का साइन लगा देंगे। टिल्डे का साइन क्या है? एकदम सबसे कीबोर्ड में अपने सबसे टॉप पे देखिए, लेफ्ट साइड में एस्केप बटन के जस्ट नीचे आपका टिल्डे का साइन होगा। तो ये साइन लगा के जैसे ही आप क्लास का नाम लिखते हैं तो अब ये डिस्ट्रक्टर बन गया। अब ये कंस्ट्रक्टर नहीं रह गया, अब ये डिस्ट्रक्टर बन गया। ठीक है भैया, तो चलिए अब डिस्ट्रक्टर की कहानी जो थोड़ा ढंग से देख लेते हैं। डिस्ट्रक्टर की कहानी जो है थोड़ा सा ढंग से देख लेते हैं। ये सारी चीजें हटा दें, ये सारी चीजें हटा दें। हाँ जी भैया, कॉपी वॉपी आज बहुत समझा दिए हो, इतना ज्यादा समझा दिए हो कि क्या बताएं, थक गए भैया कॉपी समझ के। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए मैंने लिखा मान लीजिए कि रैंडम, हमने एक रैंडम क्लास बना ली यार। ठीक है, अब रैंडम क्लास से हम समझते हैं चीज़ों को। मैंने एक रैंडम क्लास बनाई जिसकी सभी वैल्यूज़ को मैंने रख दिया पब्लिक। अब यहाँ पर पता है कई बार क्या होता है, जब आप डिस्ट्रक्टर कॉल करते हैं ना, तो डिस्ट्रक्टर आपको डायरेक्टली जो है सारे वेरिएबल जो है, जो नॉर्मल स्टैक मेमोरी के अंदर जो वेरिएबल्स हैं उनको तुरंत क्लीन कर देता है। लेकिन जो हीप मेमोरी के अंदर, मतलब कि जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन से जो एलोकेटेड मेमोरी होगी, पॉइंटर्स हो गया, इन सबको आपको डिलीट करने का ऑर्डर देना पड़ता है। डिस्ट्रक्टर इसको खुद से डिलीट नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर हम वो भी देखेंगे कि कैसे उस मेमोरी को डिलीट किया जाए। एकदम इन्फॉर्मेशन पैक्ड वीडियो थी बेटा। अब ठीक है, हो सकता है थोड़ा सा सर के ऊपर से ली गई हो, लेकिन मैं आपको आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता हूँ कि मेरा बच्चा C++ पढ़ने मेरे से आया है तो मैं उसको पूरा पढ़ाऊं। C++ कंप्लीट उसको आना चाहिए। कल को साला उसके सामने कोई मुंह फाड़े ना कि अरे यू नो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशंस, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशंस। तो मेरे बच्चे को पता होना चाहिए कि साला कौन सा डायनेमिक मेमोरी होता है, कौन सा स्टैटिक मेमोरी होता है। डायनेमिक मेमोरी हीप के अंदर होता है, स्टैटिक मेमोरी स्टैक के अंदर होता है। डायनेमिक मेमोरी में क्या क्या आ जाता है, स्टैटिक मेमोरी में क्या क्या आ जाता है, डायनेमिक मेमोरी को कैसे कंस्ट्रक्टर में ट्रीट किया जाता है, कैसे उसको डिस्ट्रक्टर में ट्रीट किया जाता है, सब कुछ पता होना चाहिए। साला सब कुछ पता होना चाहिए। मैं इस तरीके से तुम्हें C++ पढ़ाना चाहता हूं। दिस इज माय रूल। ठीक है, चलिए तो डिस्ट्रक्टर देख लेते हैं। डिस्ट्रक्टर मैंने क्या कहा? मैंने बोला एक ए नाम का वेरिएबल होना चाहिए। जो भी आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसमें एक ए नाम का वेरिएबल रहेगा, एक बी नाम का वेरिएबल रहेगा। और यहाँ पर मैंने लिख दिया कि एक पॉइंटर भी बना लो, PTR नाम का पॉइंटर बना लो। ठीक है भैया, ठीक है। अब यहाँ पर एक काम कर लें, एक void set data नाम का फंक्शन बना लेते हैं जो कि सिंपली क्या करेगा, इन डेटा को सेट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर int a को हम पास करेंगे, int b को पास करेंगे और int c को पास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर c एक्चुअली पॉइंटर वाली वैल्यू रहेगी तो उसे पास करेंगे। अब आप समझिए एक चीज भैया आप भूल गए हैं, यहाँ पर पॉइंटर को अलग से मेमोरी एलोकेट करनी पड़ेगी। तो रैंडम क्लास के अंदर हम एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाएंगे। इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर हम क्या बोल देंगे, हम बोल देंगे कि आप क्या करो PTR इज इक्वल टू न्यू इंट कर दो। मतलब कि PTR के लिए एक अलग से वैल्यू, एक अलग से मेमोरी जो है वो एलोकेट कर दो। तो ये PTR पॉइंटर वाला मामला है, मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है भैया, अब आप सिंपली क्या करेंगे, बोलेंगे a इज इक्वल टू या दिस का a इज इक्वल टू a। ठीक है भैया, बिल्कुल। दिस का b इज इक्वल टू b, बिल्कुल भैया। और जो PTR है, या हम कह सकते हैं जो स्टार PTR मतलब कि PTR की वैल्यू। ठीक है, अगर हम सिर्फ PTR लिखते हैं तो एड्रेस मिलता है, अगर स्टार PTR लिखते हैं तो वैल्यू मिलती है। ठीक है भैया, अब ये बेटा आपको समझ में आएगा अगर आपने पॉइंटर्स वाली वीडियो देखी है। ठीक है, तो एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। चलिए
स्टार पीटीआर इज इक्वल टू पी। तो हमने सिंपली क्या कर दिया, पॉइंटर के अंदर हमने पी की वैल्यू जो इनपुट लेने वाले हैं यूजर से वो हमने यहां पर रख दी। ठीक है भैया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब हम सिंपली क्या करेंगे, यहां पर एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो लेट अस सपोज रैंडम क्लास का मैंने ऐसे ही नाम रख दिया है, रैंडम क्लास का लेट अस सपोज हमने R1 ऑब्जेक्ट बनाया और मैंने कहा R1 डॉट सेट डेटा। तो सेट डेटा के अंदर ए की वैल्यू पहले पास कर दीजिए, ए की वैल्यू 3 हो गई, मान लीजिए बी की वैल्यू 4 हो गई, और जो आपका पॉइंटर है, पॉइंटर के अंदर हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ 5 पास कर दिया। ठीक है। तो क्या इसे आउटपुट वगैरह कराएं? नहीं, एक काम करते हैं, अभी तक बनाया है हमने तो बना लेते हैं। ठीक है, बना लेते हैं। अब हम डिस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल करेंगे। तो डिस्ट्रक्टर सिंपली क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट की सभी वैल्यूज को डिलीट कर देगा। ठीक है, तो क्या भैया अगर यहां मैं टिल्डे साइन लगाता हूं, ये टिल्डे साइन कहां से मिलेगा, शिफ्ट प्लस एस्केप के नीचे वाली बटन। तो एस्केप के नीचे वाली बटन लगा के शिफ्ट आ जाएगा। अब भैया डिस्ट्रक्टर भी एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन टाइप का ही होता है, तो डिस्ट्रक्टर फंक्शन का भी नाम क्लास के नाम पर ही होता है। ठीक है भैया, और डिस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर मैंने ऐसे ही इसे कॉल कर दिया, या डिस्ट्रक्टर फंक्शन को ऐसे सिंपली मैंने यहां पर लिख दिया। अब ये डिस्ट्रक्टर फंक्शन अगर आप इतना रहने देते हैं तो ये सिंपली पता है क्या करेगा, ये जैसे ही आपका जो ये ऑब्जेक्ट है ये आउट ऑफ स्कोप गया, तो ये 3 और 4 मतलब ए और बी, क्योंकि ये स्टैटिक मेमोरी में है तो इनकी वैल्यूज को डिलीट कर देगा, ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देगा, लेकिन इस पॉइंटर के लिए जो वैल्यू असाइन हुई थी उसको डिलीट नहीं कर पाएगा। उसके लिए आपको डिलीट कीवर्ड यूज करना पड़ेगा और आपको पॉइंटर को यहां ऐसे डिलीट करना पड़ेगा। आपको यहां प्रॉपर उसको बोलना पड़ेगा कि आप पॉइंटर को भी डिलीट करिए। तो भैया अगर यहां पर हम ऐसे नहीं लिखते हैं तो क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाएगा, ए और बी की वैल्यूज डिलीट हो जाएंगी, ए और बी के लिए जो मेमोरी लगी थी वो भी डिलीट हो जाएगी, जो एलोकेट हुई थी वो भी डिलीट हो जाएगी, जो ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी एलोकेट हुई थी वो भी डिलीट हो जाएगी, लेकिन जो पॉइंटर के लिए हमने मेमोरी एलोकेट करी थी वो डिलीट नहीं होगी। ठीक है, तो हम चाहते हैं वो मेमोरी भी डिलीट हो जाए, तो इसलिए हम यहां प्रॉपर अलग से लिखेंगे डिलीट पीटीआर। ठीक है, तो अलग से आप डिलीट कीवर्ड का यूज करेंगे और आप पॉइंटर की मेमोरी को भी डिलीट करेंगे। तो ये बन गया आपका डिस्ट्रक्टर फंक्शन। डिस्ट्रक्टर फंक्शन एज सच आपको आउटपुट अभी कुछ नहीं दे सकता है, क्योंकि भैया वो तो मेमोरी क्लीन करने का काम कर रहा है, लेकिन आप जब प्रोफेशनल इंडस्ट्री के अंदर कोड्स लिखेंगे तो आपको डिस्ट्रक्टर फंक्शन हमेशा बनाना पड़ता है, ताकि आप इंश्योर कर पाए कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आउट ऑफ स्कोप चला गया, आउट ऑफ स्कोप का मतलब क्या है कि जैसे ही उसका काम खत्म हो जाए तो उसे आप डिलीट कर दो, मेमोरी को फ्री कर दो, वरना ऐसे तो कोई भैया मेमोरी भरती जाएगी और आप पक जाओगे। एक टाइम के बाद आप देखोगे यार मेमोरी के अंदर ऐसा कुछ रखा तो नहीं है, लेकिन फिर भी मेमोरी भरी हुई है, क्योंकि बहुत सारे पॉइंटर्स और ऑब्जेक्ट्स ने जगह घेर रखी होगी। ठीक है, तो ये सिंपल सा काम है आपके डिस्ट्रक्टर फंक्शन का। तो ये है डिस्ट्रक्टर फंक्शन। आप नोट्स बना सकते हो बेटा, नोट्स अच्छे से बनाइएगा। चलिए, डिस्ट्रक्टर फंक्शन के बाद कुछ बचा हुआ है क्या? डिस्ट्रक्टर फंक्शन के बाद नहीं भैया, डिस्ट्रक्टर फंक्शन के बाद और कुछ भी नहीं बचा है। तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए चीज़ों को रिवाइज करिए। नोट्स और फीडबैक फॉर्म और जो आपके MCQ क्वेश्चन है सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अपना ध्यान रखिए, चीज़ों को रिवाइज करते रहिएगा, नोट्स अच्छे से बनाइएगा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।